दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हरियाणा में पिछली बार बीजेपी की सत्ता आई है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी थी बहुत ज्यादा बीजेपी के खिलाफ, लेकिन बीजेपी ने जिस हिसाब से इलेक्शन को मैनेज किया और जो उसकी प्लानिंग थी, उससे तीसरी बार हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार है ना वो आते आते रह गई। लेकिन दोस्तों सरकार तो आ गई हरियाणा के अंदर, लेकिन उसकी सीट है वो 48 सीट आई है, यानी बहुमत से सिर्फ 2 सीट ज्यादा है। तो ऐसे में अब सरकार ने ये सोचा है कि अगर वो एंटी इनकम्बेंसी फिर से आ गई, यानी अब की बार चौथी बार भी अगर आ गई, तो सरकार बनाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसने जो भी ट्रिक अपनाई, जैसे भी अपनाई, वो दोबारा शायद चलने की उसकी संभावना नहीं है। तो अब की बार उसने एक ऐसी फुल प्रूफ योजना बनाई है दोस्तों, और योजना ऐसी है कि मुझे लगता है कि अगर वो काम करेगी, जो कि मुझे लगता है कि काम कर जाएगी, तो हरियाणा के अंदर जितने ये क्षेत्रीय दल है ना, जैसे इनेलो है, बीजेपी है और छोटे मोटे हैं, उनके तो अस्तित्व पे संकट खड़ा होगा ही होगा। कांग्रेस की जो सीट है ना, वो भी मुझे ऐसे लगता है कि वो 2.5 से नीचे भी पहुंच जाएंगी। और भूपेंद्र हुड्डा जो कि कांग्रेस के अंदर सबसे कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका कैरियर भी दांव के ऊपर लग जाएगा। तो ऐसी क्या योजना है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि अगर ये योजना क्रियान्वित कर देती है बीजेपी, तो वास्तव में ऐसा ही होगा। दोस्तों मैं आपको सारा सब कुछ बताऊंगा और तथ्यों के साथ बताऊंगा। तब तक आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और तब तक बस दोस्तों मैं अभी गया और अभी आया। दोस्तों अभी पिछले लगभग 7-8 महीने पहले हरियाणा के अंदर हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए थे। मैं लोकसभा के चुनाव की बात नहीं कर रहा। तो इस विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के यानी खट्टर सरकार के खिलाफ इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी कि लोगों को ये लग रहा था कि अब की बार बीजेपी की जो सीट है वो 10-15 सीटें ही रह जाएंगी। और ये जितना मीडिया था, चाहे वो सोशल मीडिया हो, राष्ट्रीय मीडिया हो या कोई भी हो, हर एक का यही अनुमान था कि अब की बार इस चुनाव में बीजेपी बहुत बुरी तरह आने लग रही है। और अब की बार जो कांग्रेस है वो कम से कम 60 से 70 सीटें लेकर सरकार बनाएगी। लेकिन दोस्तों बीजेपी ने एक ऐसी प्लानिंग की है, ऐसे वो किए कि उसमें सारी की सारी जो एंटी इनकम्बेंसी या फिर कांग्रेस की हवा या जो कुछ भी था वो मतलब रखा का रखा रह गया और बीजेपी ने बाजी मार ली। क्यों? क्योंकि उसने इलेक्शन को इतने अच्छे ढंग से मेंटेन किया और चुनाव को इतने शानदार ढंग से लड़ा। और कुछ कांग्रेस की का ओवर कॉन्फिडेंस भी था और कुछ थी गुटबाजी, जिसके कारण बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई। लेकिन दोस्तों बीजेपी सत्ता में तो आ गई, लेकिन उसको लग रहा है कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे बार बार ये डर ही खत्म हो जाए कि कांग्रेस आ जाएगी, एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी। तो क्यों न कुछ इस तरह का कार्य करके न कांग्रेस के एक तरह से वजूद को खत्म किया जाए, या कांग्रेस की सीटें इतनी कम हो जाए कि वो सत्ता प्राप्ति के नजदीक तो क्या सोचे भी नहीं। और जो कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता है भूपेंद्र हुड्डा, खुद उनका जो कैरियर है वो दांव के ऊपर लग जाए। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने यानी बीजेपी सरकार ने अभी एक फैसला लिया है, एक योजना बनाई है। और वो योजना बनाई है परिसीमन आयोग के थ्रू। और उसके अंदर ये है कि जितनी सीटें हरियाणा के अंदर इस टाइम विधानसभा की सीट है 90 और लोकसभा की सीट है 10। तो परिसीमन आयोग दोस्तों बार बार यानी 10 या 15 साल के बाद सीटों में कुछ हेरा फेरी करता रहता है। हेरा फेरी का तात्पर्य ये है कि जो रिजर्व सीट है उनको जनरल और जनरल सीट है उनको रिजर्व, और कुछ जो सीटें कम ज्यादा एरिया के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से करता रहता है। और कुछ जो गांव है या क्षेत्र है उनको दूसरे उसमें मिलाता रहता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस का वो है, इसमें कोई ये नहीं है कि अब की बारी होगा। तो इसी परिसीमन का टाइम आने से ही बीजेपी ने अब ये सोचा है कि परिसीमन का प्रयोग इस तरह से किया जाए कि जो कांग्रेस की सीट है ना, उन सीटों को तोड़ दिया जाए और उनमें से जो क्षेत्र यानी जो गांव कांग्रेस को वोट देते हैं उनको अलग अलग सीटों के साथ जोड़ दिया जाए, ताकि उनका प्रभाव खत्म हो जाए। और जो बीजेपी की है उनको ऐसे कैसे रखा जाए। तो इसके लिए परिसीमन आयोग के द्वारा दोस्तों 2 काम करने का काम किया है बीजेपी ने। पहली बात तो ये है कि जो 90 सीटें विधानसभा में, उन 90 सीटों की जगह 126 सीटें करने की तैयारी कर ली है।
और जो लोकसभा की 10 सीट है वो लोकसभा की 10 की जगह 14 सीट हो जाएंगे। और ये दोस्तों अगले इलेक्शन से पहले ही हो जाएगा, यानी 2029 का जो चुनाव लड़ा जाएगा वो 126 सीटों के ऊपर लड़ा जाएगा विधानसभा के, और लोकसभा का चुनाव वो 14 सीटों पर लड़ा जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा आप सोच रहे होंगे। तो इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इम्पोर्टेंस बढ़ेगी राज्य की। क्यों? क्योंकि एक तो 10 MP हो और एक 14 MP हो, तो 4 MP ज्यादा होंगे, तो लोकसभा के अंदर हरियाणा जो स्टेट के उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। और अगर 90 की बजाय 126 सीट हो जाती है, यानी 36 सीट का इजाफा हो जाता है, तो जो क्षेत्रीय दल हैं या जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां, उनको बहुमत के लिए अब तो 40 की जरूरत है, उसके बाद फिर उनको 64 की जरूरत पड़ेगी, तो उनके लिए भी टफ काम हो जाएगा। तो ये फायदा होगा। अब बीजेपी क्या करने जा रही है दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि बीजेपी जो कांग्रेस के और खासकर भूपेंद्र हुड्डा के जो क्षेत्र हैं लोकसभा के या विधानसभा के, उनको चेंज करने जा रही है। उनमें से कुछ तो जो गांव हैं उनको दूसरे हलकों में जोड़ रही है, और जो हल्के रिजर्व है उनको जनरल करने जा रही है। तो मैं आपको बताऊं ये कौन से हल्के और कहाँ बीजेपी क्या क्या करने जा रही है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अच्छा एक चीज मैं बीच में बताना चाहूंगा दोस्तों कि बीजेपी ये कोई नया काम नहीं कर रही है। 2007-8 में ये काम कांग्रेस यानी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार यानी खुद भूपेंद्र हुड्डा कर चुके हैं। 2007-8 में कलानौर जो हल्का था वो जनरल में जाना था, और बेरी और महम हल्के थे वो रिजर्व होने थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने अपने प्रभाव से उनको एज इट इज रखा। तो ये काम भूपेंद्र हुड्डा कर चुके हैं, तो वही काम बीजेपी सरकार कर रही है। तो इसके ऊपर उसमें उंगली उठाने वाली कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो एक गतिविधि है जो कि करनी पड़ती है, मेथड है कि ये तो दोस्तों। तो ये जो बीजेपी करने लग रही है वो ये करने लग रही है कि सबसे पहले तो जो भूपेंद्र हुड्डा का विधानसभा का क्षेत्र है कलोई, जो हल्का कलोई, गढ़ी सांपला कलोई, उस गढ़ी सांपला कलोई को रिजर्व करने जा रही है। इससे क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों रिजर्व करने से, कि भूपेंद्र हुड्डा जनरल कैटेगरी का इलेक्शन लड़ते हैं और वो रिजर्व हो जाएगा, तो भूपेंद्र हुड्डा विधानसभा का चुनाव अपने गढ़ से नहीं लड़ सकते, उनको कोई और तलाश करना पड़ेगा एरिया। और नए एरिया में इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। तो उसमें भूपेंद्र हुड्डा का जो है वो वोट आने की संभावना या उसकी संभावना कम हो जाती है। अच्छा दूसरा, अगर ये भूपेंद्र हुड्डा का जो कलोई हल्का का, ये मैं एक बार आपको बता दूं कि 2007-8 से पहले एक हसनगढ़ हल्का हुआ करता, जो कि इनेलो का गढ़ हुआ करता, और उस इनेलो के गढ़ में एक बलवंत मायना हुआ करते जो कि हसनगढ़ हल्के से जीता करते और कांग्रेस के कैंडिडेट को वो हरा दिया करते। तो इनेलो को हराने के लिए या उसको क्षेत्र से बाहर करने के लिए उस हसनगढ़ हल्के को ही खत्म कर दिया और उसको आधे से ज्यादा क्षेत्र वो कलोई हल्के मिला दिया। क्यों? क्योंकि कलोई हल्का था भूपेंद्र हुड्डा का गढ़। तो इससे भूपेंद्र हुड्डा को फायदा हुआ और इनेलो वहां से आउट हो गया। वही काम बीजेपी करने जा रही है। तो बीजेपी एक तो कलोई हल्के को रिजर्व करने जा रही है, दूसरा फिर ये कलानौर हल्के का रिजर्व हल्का है और उसमें शकुंतला खट्टक है, वो लगातार कई बार जीतती आ रही है। तो और ये भूपेंद्र हुड्डा के कारण जीतती आ रही है। भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की वहां वो सीट मानी जाती है। तो बीजेपी जो दूसरा काम करने जा रही है कि कलानौर हल्के को जनरल करने जा रही है और उसके अलावा जो बेरी और महम है उनको रिजर्व करने जा रही है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ और जो दूसरे काम करने लग रही है, यानी जहां कांग्रेस की सीट थी उनमें भी उनके कुछ गांव हैं जो कांग्रेस को वोट दिया करते, बीजेपी को वोट नहीं दिया करते, उनको अलग अलग करके ने और उन गांवों के अंदर उन हलकों के अंदर मिलाने जा रही है जहां बीजेपी के वोट मिलते हैं। इससे क्या होगा कि जो कांग्रेस के वोट थे वो आपस में बट जाएंगे, आधे एक हल्के में हो जाएंगे, आधे दूसरे हल्के में हो जाएंगे और बीजेपी के जो वोट है वो उसी हल्के में रहेंगे। तो उससे कांग्रेस का नुकसान होगा। ऐसे हलकों में मैं आपको नाम लेना चाहूंगा दोस्तों, कालावाली है, ये कांग्रेस का गढ़ है। गढ़ी सांपले के बारे में तो मैंने बताया, ये कलानौर है, महम है, बेरी है, उकलाना है, शाहबाद है। तो इनकी कैटेगरी चेंज करने जा रही है बीजेपी सरकार। जो जनरल है उनको रिजर्व कर देगी, यानी SC/BC के लिए रिजर्व कर देगी और जो रिजर्व है उनको जनरल में कर देगी। और जो कुछ ऐसे डेड स्पॉटर होते हैं कांग्रेस के, जो डेड स्पॉटर है उन हलकों को, उन गांवों को आधे किसी एक क्षेत्र में आधे दूसरे क्षेत्र में मिला दिया जाएगा। और यही काम करने लग रही है दोस्तों लोकसभा क्षेत्र में भी। लोकसभा क्षेत्र में रोहतक है, हिसार है, सिरसा है, फतेहाबाद और मेवात एक ऐसे एरिया है दोस्तों जो
कांग्रेस के गढ़ हैं और इनमें कई क्षेत्र ऐसे हैं जो एक जिले में, कुछ गांव एक जिले में आते हैं, कुछ गांव दूसरे जिले में आते हैं और उनकी जो सीट है अलग अलग जिलों में फिर बीजेपी की या उसकी हवा का रुख है वो भी चेंज हो जाता है। एक जिले में बीजेपी का होता है, दूसरे जिले में कांग्रेस का होता है। तो इन हलकों के अंदर, लोकसभा के इन हलकों के अंदर जो बीजेपी के गढ़ हैं, बीजेपी के गांव हैं, वो तो रहेंगे एज इट इज, और जो कांग्रेस के हैं उनको अलग अलग उनमें लोकसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा, उनके अंदर दे दिया जाएगा। और उससे क्या होगा कि जैसे विधानसभा के उसमें वोट बढ़ जाएंगे, ऐसे लोकसभा के क्षेत्र में भी वोट बढ़ जाएंगे। जो सबसे बड़ी बात यह कि रोहतक का जो लोकसभा का क्षेत्र है उसकी भी पूरी संभावना है कि उसको भी रिजर्व कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दीपेंद्र हुड्डा का गढ़ है और दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक लोकसभा से कोई नहीं हरा पाता। एक बार पता नहीं कैसे वो हार गए थे, थोड़े वोटों से हारे थे, लेकिन उसका इलाज ये है कि अब उसको अगर लोकसभा के क्षेत्र, रोहतक का क्षेत्र कोई चेंज कर दिया जाए तो दीपेंद्र हुड्डा को अपना एरिया चेंज करना पड़ेगा। और ये अगर ऐसी प्लानिंग है, अगर ये पूरी हो जाती है और मुझे लगता है कि ये पूरी हो जाएगी तो जो कांग्रेस के गढ़ थे, इसी तरह मेवात का भी यही है, मेवात में भी लोग कांग्रेस को वोट देते हैं, तो उसके अंदर भी इसी तरह का होगा। जो कांग्रेस के जो गांव थे, जो कांग्रेस के वोट थे, उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया जाएगा और जो बीजेपी के वो एक साथ रहेंगे। तो अगर ये बीजेपी कर देती है तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान होगा और बीजेपी का इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। और उसमें बीजेपी 2029 तो क्या, मुझे लगता है कि 2034 के चुनाव में भी बीजेपी की पूरी संभावना है दोस्तों। तो अब दोस्तों ये है आखिरी सवाल जो इसमें उठता है, वो ये है कि क्या भूपेंद्र हुड्डा का जो कैरियर है या चुनावी कद है वो खत्म हो जाएगा? तो इसमें मैं ये कहूंगा दोस्तों कि पार्टी का तो नुकसान हो सकता है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा का व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि हारने की कोई संभावना। क्यों? क्योंकि ओल्ड रोहतक यानी रोहतक, झज्जर और सोनीपत, इसमें ये एक ऐसा एरिया है जो पूरी तरह से भूपेंद्र हुड्डा के साथ है। और अगर बीजेपी सरकार कलोई हल्के को, गढ़ी सांपला कलोई हल्कों को रिजर्व कर भी देती है तो वो इन तीनों जिलों में से किसी भी उसके ऊपर विधानसभा के ऊपर चुनाव लड़ लेंगे तो भूपेंद्र हुड्डा है वो आराम से जीत जाएंगे। उनमें हारने का या इस तरह का मुझे नहीं लगता। लेकिन एक ये है कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका ज्यादा लंबा करियर है भी नहीं इतना। अब दीपेंद्र की शुरुआत है तो दीपेंद्र का तो थोड़ा है, उसमें मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन उसके लिए ये है कि वो लोकसभा की बजाय वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसमें इतने ज्यादा उनके कैरियर की मुझे तो लगता नहीं। हाँ, इसमें ये है कि जो सैलजा का जो एरिया है, सैलजा के एरिया के साथ भी छेड़छाड़ होने की पूरी संभावना है। और इधर से जो इनेलो का गढ़ है, एलनाबाद है, उसमें से भी मुझे ऐसा लगता है कि एलनाबाद में से भी 2 नए एरिया बना दिए जाएंगे। विधानसभा के 2 नए विधानसभा बना दी जाएंगी। वो एक तो शायद दड़बा कला और एक नाथूश्री चोपटा या कुछ इस तरह का, वे नई विधानसभा जो ना वे क्षेत्र बनेंगे। तो उसमें क्या है कि 126 जो है उसमें कम से कम 36 नई विधानसभाएं बनेंगी। तो वो इसी तरह से बनेंगी कि जो बीजेपी के वो इकट्ठे रहेंगे, जो कांग्रेस के हैं वो उनको हटा के न उनके वोटों को छितरा के न अलग अलग करके न उनके अलग विधानसभा सीटें बना ली जाएंगी। तो ये मेरा आज का आकलन है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि बीजेपी 2029 से पहले ये काम कर देगी, सिरे पे चढ़ा देगी। और ऐसा अगर ये काम सिरे पे चढ़ता है तो मुझे लगता है कि बीजेपी आने वाले शायद 10-15 साल तक तो हरियाणा से जाती नहीं है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में दोस्तों? मेरा यही विवेचना थी मेरी। तो मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आपने मेरा ये वीडियो देखा, आपने टाइम लगाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।